हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यार पे सीटेड पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वैसे पर्सन जो टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और जो सीटेड की तैयारी कर रहे हैं, उसी में भी जो पेपर 2 की तैयारी करते हैं, जिनका साइंस पर्सन और मैथ पर्सन होता है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं एनसीईआरटी का बुक जो है ना, उसको टॉपिक वाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसमें मैं भोजन को पढ़ा चुका था, बता चुका था, और इस वीडियो में हम लोग आज उसी को कंटिन्यू करके आगे देखेंगे। ये पहला पार्ट होगा सीटेट का, पेपर 2 का टॉपिक का, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये। तो मैं आर के पाल एक बार फिर आपका अपना चैनल आरपी सीटेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग प्रोटीन के बारे में जानेंगे। जैसे आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि प्रोटीन के प्रकार और इसके लाभ क्या क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। बीच में वीडियो को स्किप ना करें और छोड़े नहीं, पूरे लास्ट तक देखें ताकि जितनी भी जानकारी आपको हो वो प्रोवाइड में कराऊँ, वो आप उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकें और वो आपको पूरी की पूरी मिले। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसका बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए नए वीडियो को मैं अपलोड करूँ वो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे, बेटर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर है क्या ये प्रोटीन और प्रोटीन के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रोटीन के प्रकार ही जानेंगे। तो प्रोटीन जो होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है ये जान लेंगे। तो प्रोटीन जो होता है मुख्य रूप से वो 3 तरह का होता है। एक होता है सरल प्रोटीन, एक होता है संयुग्मी प्रोटीन, एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। 3 चीज़ें होती है। सरल प्रोटीन जो बनता है वो आपको हिस्टोन से बनता है, ग्लोब्यूलिन से बनता है, एल्ब्यूमिन से बनता है। 3 चीज़ें से ये क्या बनता है, सरल प्रोटीन बनता है। ठीक है। दूसरा जो आता है हमारा वो आता है संयुग्मित प्रोटीन। ये क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन इत्यादि से बना होता है। तीसरा जो होता है व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। ये पेप्टोन और प्रोटीओजेज से बना होता है। तो ये प्रोटीन के प्रकार थे और किसके बने हुए हैं, उसके ये प्रकार थे। फिर आगे इसी में कंटिन्यू आगे देखते हैं। आगे आया फैट्स, उसके आगे जाएंगे। ये भी एनर्जेटिक फूड होता है फैट्स, तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इसमें पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ कि वसा बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल से बना यौगिक है जो कार्बन एवं हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का बना होता है। फैट वाकई में आखिर क्या होता है, वसा क्या होता है, ये ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, यानी जल से मिला के ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का ये बना होता है। और ये कौन से यौगिक हैं, तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, वसा। ठीक है। और ये बसीय अम्ल में होता है। इसमें दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो होता है कि इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा, देख लीजिए, कैलोरी जो होता है अत्यधिक मात्रा में होता है और आवश्यक वसा अम्लों का मुख्य स्रोत है। कैलोरी जो होता है ना, सबसे ज़्यादा इसमें ऊर्जा होता है कैलोरी में पाया जाता है और ये वसा अम्ल का मुख्य स्रोत होता है। अब देखिए, वसा जो होता है ये जल में अविलय एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। 3 चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। विलय का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो घुल जाएंगे। विलय का मतलब घुलना या मिलना। वो उसमें क्या होते हैं, घुल जाते हैं, विलय हो जाते हैं। तो वो जल में अविलय रहते हैं, लेकिन यानी H2O में क्या होंगे, वो अविलय रहेंगे, यानी घुलेंगे नहीं, लेकिन वो बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ये जितने होते हैं इसमें क्या होते हैं, वो विलय होते हैं, यानी इसमें वो घुल जाते हैं। और अविलय का मतलब वो नहीं घुलते हैं, यानी जल में नहीं घुलेंगे, बाकी चीज़ में ये वसा जो होते हैं घुल जाते हैं। जल में चूँकि जल से ये क्या होते हैं, हल्का होते हैं, जिसकी वजह से वो घुल नहीं पाते हैं और वो ऊपर की तरफ ये वसा जो होते हैं ऊपर की तरफ वो तैरने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। जैसे आप दूध देखे होंगे, दूध के ऊपर जो फैट्स होता है वो ऊपर दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है, ऊपर होता है, लेकिन वो घुलता नहीं है। अब इसमें जंतु वसाएं अर्थोस होती है, जबकि वनस्पति वसाएं तरल रूप में
होती है तथा तेल कहलाती है। देखिए इसमें बहुत अच्छा साफ सुथरा से लिखा हुआ है कि देखिए जंतु जो होगा, जंतु वाला वो ठोस में होगा, आधा ठोस में पाया जाएगा, लेकिन अगर वनस्पति वसा होगा तो वो तरल रूप में पाया जाएगा, वो तेल कहलाता है। यानी वनस्पति से जो भी वसा प्राप्त होता है उसको हम लोग तेल कहते हैं, और किस रूप में पाया जाता है, वो तरल रूप में पाया जाता है, यानी चिपचिपा रूप में पाया जाएगा। और जंतु से वो पाया जाएगा वो आधा ठोस रूप में पाया जाएगा, यानी हार्ड पाया जाएगा। ठीक है, अब इसका स्रोत देख लेते हैं। स्रोत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ कहाँ से आता है स्रोत। तो इसमें देखिए घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडा, मांस, सोयाबीन और वनस्पति तेल वसा के कुछ ये क्या है, मुख्य स्रोत है। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे चावल, दूध हो गया, ये शक्कर हो गया, फिर यहाँ पे अखरोट हो गया, मूंगफली हो गया, कलेजी हो गया, ये सेम का बीज हो गया, अंडा हो गया, ये जितने हैं सब क्या हैं, ये तो सब प्रोटीन के स्रोत है। वसा में ये घी, मक्खन, बादाम, पनीर, ये अंडा, मांस, ये भी क्या करते हैं, ये भी वसा के मुख्य स्रोत होते हैं। तो ये याद रखेंगे, यहीं से यानी प्राप्त होते हैं। स्रोत का मतलब ये प्राप्त होते हैं। और वसा की अल्पता से त्वचा सूखी हो जाती है। अगर इसकी शरीर में कमी हो जाएगी तो वो क्या होगा, ये झुर्रियाँ पकड़ लेता है, मांस पे जो होता है वो झुर्रियाँ पकड़ लेता है, त्वचा सूखी होने लगती है। लेकिन वसा की कमी के कारण वसा में घुलनशील विटामिनों की भी कमी हो जाती है। अगर ये कहीं पे घुल गया इसकी कमी के कारण, तो वसा में जो भी विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट है कि वसा की अत्यधिक मात्रा से सेवन से मोटापा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के असामान्य वृद्धि से हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए कमी होगा तो भी दिक्कत है, कमी होगा तो विटामिन की कमी होती है, लेकिन अगर बढ़ गया तो बढ़ने से भी क्या होता है, मोटापा हो जाता है, फैट हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे बॉडी में वो हृदय रोग की तरफ बढ़ जाता है। और 1 ग्राम वसा से 9.3 किलोग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए कितनी, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट है। 1 ग्राम वसा से कितना 9.3 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसका वसा जो होता है, होता कहाँ है शरीर में, तो शरीर में वसा का संश्लेषण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकीय ऊर्जा गृह भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस सेल कहते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये संश्लेषित होता है, ऑब्जर्व होता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब देखेंगे विटामिन। तो विटामिन देखिए, विटामिन भी एक प्रकार क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, जो शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अंतर्गत अत्यंत आवश्यक होता है। यानी शरीर में जितने भी क्रिया होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया, उसके लिए विटामिन जो होता है वो क्या होता है, लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है, आवश्यक होता है। और ये एक कार्बनिक यौगिक होता है। कौन सा यौगिक होता है ये कार्बनिक यौगिक होता है। अब तो इसमें जानेंगे कि सबसे पहले ये खोज किसने किया था, ये भी जरूरी पॉइंट है। तो इसमें देखिए विटामिन की खोज फंक ने, किसने, फंक ने किया था। कब, सन 1911 ईस्वी में। किसने किया था, फंक ने किया था, 1911 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट इसमें जो होता है घुलनशीलता के आधार पर आप विटामिन का प्रकार देखेंगे। विटामिन समझ गए, विटामिन की खोज कौन किया था, फंक ने किया था। कब किया था, 1911 ईस्वी में किया था। और विटामिन क्या है, एक तरह का कार्बनिक यौगिक है, जो क्या करता है, शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रिया होते हैं ना उनको दूर करता है। जैसे भोजन का पचना, उसमें इसकी ज़रूरत होती है। ठीक, कोई हार्मोन से रिलीज होना, उसमें भी इसकी ज़रूरत होती है। और इसकी खोज जो शुरुआत की थी किसने की थी, फंक ने की थी। कब की थी, 1911 ईस्वी में की थी। याद रखिएगा, वैज्ञानिक का नाम कभी कभी पूछ देता है या सन कभी कभी पूछ देता है। अब विटामिन जो होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, कैसे, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि घुलनशीलता के आधार पर, यानी घुल गया तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, तो वो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन हमारे, वो होते हैं विटामिन बी एवं विटामिन सी। विटामिन बी एवं विटामिन सी क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। बट ये, और दूसरा बढ़ता है वसा या कार्बनिक अम्ल में बिलियों में विलय विटामिन। इसमें देखिए दो तरह से, जल में घुलनशील हो गया और कार्बनिक अम्ल या वसा में। तो इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आ जाते हैं। कौन कौन आ जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन बी जो है, विटामिन बी और विटामिन सी जो है क्या है, ये H2O में घुल जाता है, जल में घुल जाता है। अब जो जल में नहीं घुलता है, यानी जो फैट रहता है, तो उसमें विटामिन ए बच गया, और विटामिन डी बच गया, विटामिन ई बच गया, विटामिन के बच गया। ये सब विटामिन हैं। तो इस चारों जो पाया जाता है वो पाया जाता है फैट्स में पाया जाएगा ना, तो कार्बनिक विलायकों में पाया जाता है।
तो इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, और इसको इस तरह से मतलब हम लोग घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 रूप से बांटते हैं। ठीक है, एक वसा के रूप में घुलता है, या कार्बनिक विलय के रूप में, एक जल के रूप में घुलता है। तो जल के रूप में जो घुलता है वो विटामिन बी एवं सी है, और जो वसा के विलायक में घुलता है वो विटामिन ए, डी, ई और के है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 इम्पोर्टेंट इसमें आपको दिखाई देगा, विटामिन के जो होता है और विटामिन डी जो होता है, ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। डी आपको पता है कि ये सनलाइट यानी सनलाइट से क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, सनलाइट से प्राप्त होता है, तो हमारे लिए ये दोनों ज़रूरी है। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण, विटामिन डी एवं विटामिन सी के का संश्लेषण शरीर में होता है, जबकि अन्य विटामिन की पूर्ति भोजन के द्वारा होता है। ये विटामिन डी और विटामिन के हमें कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश हम अवशोषित करते हैं तो वो बॉडी में ही चला जाता है। और विटामिन के भी शरीर के संश्लेषण से होता है, अंदर से ही। जबकि जितने भी विटामिन होते हैं उसकी पूर्ति हम लोग भोजन द्वारा करते हैं, और इसकी पूर्ति हम लोग ब्लड जो होता है उससे हम लोग कर लेते हैं, ब्लड प्लेटलेट से कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है खनिज मिनरल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जो आपका फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया। अब उसमें सबसे लास्ट न्यूट्रिएंट्स का सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा खनिज। उसी को हम लोग देखेंगे, खनिज मिनरल्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि धातु अधातु में उसके लवण खनिज कहलाते हैं। कोई भी धातु है या अधातु है एवं उसका जो लवण है यानी नमक जो है वो हमारा क्या कहलाता है, वो खनिज कहलाता है। ये हमारे शरीर का लगभग 4% भाग बनाते हैं। कितना प्रतिशत, 4% भाग, सिर्फ ओनली 4% भाग शरीर में ये खनिज की ज़रूरत होती है हमें। इसमें अब देखिए खनिज लवण होती है, उदाहरण में दिया है लगभग बनाते। अब यहाँ पे देखेंगे खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो खनिज लवण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक बृहद पोषक, एक सूक्ष्म पोषक तत्व। अब देखेंगे इसमें खनिज में कि इन तत्वों के शरीर में अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, इसे हम लोग कहते हैं बृहद पोषक। जिसमें बृहद मतलब ज़्यादा, आप समझ रहे हैं, बृहद मतलब ज़्यादा, तो जिसमें अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता हुई, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर, Na, फिर Cl, Mg यानी मैग्नीशियम, सोडियम, ये टोटल चीज़ हो गया। अब इसमें बृहद पोषक तत्व कहलाएंगे, ये जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक पाए जाएंगे, इसको बृहद पोषक तत्व कहेंगे। नेक्स्ट इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसको देखेंगे। इन तत्वों के शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। उदाहरण में आई यानी आयोडीन, Fe यानी आयरन, Cu कोबाल्ट, F फ्लोरीन, Fel सेलेनियम, मोलिब्डेनम, ये जितने हैं ये सब क्या है, इसको सूक्ष्म पोषक में रखा गया है। इनको सूक्ष्म पोषक में रखा गया है, और इसमें बहुत कम मात्रा में क्या होता है, आवश्यकता होती है। जैसे आयोडीन का कम रहेगा, कार्बन, कोबाल्ट का, फिर फ्लोरीन का, इस सब का ये रहेगा। अब यहाँ पे एक तालिका बनाया हुआ हूँ मैं, इसको ध्यान से देखेंगे। तो तालिका के बाद तो ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, नहीं जल पढ़ेंगे, संतुलित पोषक पढ़ेंगे। देखिए तालिका बहुत अच्छा है। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ एवं उनके कार्य, ये क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले ये जानते हैं। सोडियम जो होता है एक तरह का अधातु ही होता है, और इसका मुख्य स्रोत जो होता है वो पाया जाता है साधारण नमक, मांस और अंडे एवं दूध से। और इसका काम क्या है, तो यह मांसपेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण हेतु महत्वपूर्ण है। इसका वह क्या है, ये पेशी में, और सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है मनुष्य में। क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बता सकते हैं। तो इसमें संकुचन जो होता है उसके आवेग के संचरण हेतु महत्वपूर्ण बातें को बताया जाता है। दूसरा है पोटेशियम, लगभग सभी खाद्य पदार्थ में क्या होगा, ये पाया जाएगा, लेकिन इसका वर्ग क्या है, ये पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण नहीं करते हैं, ये करना चाहिए। थर्ड हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम किस में पाया जाता है, मुख्य स्रोत इसका, तो दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, मछली, साबुत अनाज इत्यादि। ये याद रखेंगे, ये काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। दूध, अंडा, पनीर, चना, हरी सब्जियां, ये सब मिलते हैं। और इसके बाद ये विटामिन के साथ हड्डियों धातु को भी प्रदान करता है। कौन, कैल्शियम जो होता है, ठीक है,
ये दांतों की और हड्डियों की दृढ़ता को भी क्या करेगा, प्रदान करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि फास्फोरस, पनीर, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। फास्फोरस जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, पनीर में, पत्तेदार सब्जियों में, बाजरा में, जई में और आटा में फास्फोरस पाया जाता है। और इसका वर्क क्या होता है, तो शरीर के तरल पदार्थों के संतुलन हेतु आवश्यक है। ये क्या करता है, फास्फोरस जो होता है शरीर में जितने भी तरल पदार्थ होते हैं उसके संतुलन को रोकता है। और पांचवा देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है अंडे का पीतक, लौह धाती वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और औद्योगिक में इसके काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लौह धातु में देखेंगे, लौह धातु में अंडे का पीतक, चोकर, यकृत, अंडे की रोटी, बाजरा, पालक, गुड़ इत्यादि ये क्या है, स्रोत हैं लौह के। आरबीसी में हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। हीमोग्लोबिन बनने के लिए लाल वृद्धि कोशिकाओं यानी प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स होना जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का पॉइंट क्वेश्चन क्या है, इसी का पॉइंट जो है आयोडीन मछली, आयोडीन अगर खाते हैं तो आयोडीन कहाँ कहाँ मिलता है, तो वो मछली में, आयोडीन में, नमक पदार्थ, सब्जियाँ, थायराइड ग्रंथि द्वारा जितने भी हार्मोन होता है उसके संश्लेषण के लिए इसका वर्क होता है आयोडीन का। दस्ता है ये यकृत या मछली में मिलता है, ये इंसुलिन कार्यों के लिए होता है, यानी शुगर जिनको होता है उसके लिए होता है। तांबा है कि मांस, मछली, यकृत, अनाज चारों चीज़ खाती है। तो हीमोग्लोबिन है अस्थियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन संवाहन के रूप में, तो इसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं इसी का आगे जल, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट ही पॉइंट है इसमें इस वीडियो का। तो देखिए जल है, जल आप जानते हैं कि जल ही जीवन है। तो जल देखिए, जल वाटर होता है। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। शरीर के बाहर का 65 से 70% भाग जल होता है। याद रखेंगे कितना, 65 से 70% भाग जो होता है ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे शरीर के लिए जल हमारे शरीर के ताप को संवेदन यानी पसीने के रूप में तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। जल हमारे बॉडी में है, वही क्या करेगा, अगर बेकार पदार्थ हैं तो उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा, तो पसीने के रूप में वो बाहर निकल जाता है, वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। दूसरा है कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है क्या है, जल। जितने भी बेकार पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ है, उसके लिए ये माध्यम है। चौथा है कि शरीर में होने वाली अधिकतर जवाब रासायनिक अभिक्रिया जलीय माध्यम से संपन्न होती है। शरीर में जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होता है वो किससे, जल माध्यम से संपन्न होता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है संतुलित पोषण। नेक्स्ट क्या है, संतुलित पोषण। अब जानते हैं, एकदम सिंपल है ये डिफिनेशन, इसके एकदम सिंपल है कि वह पोषण जिसमें जीव के लिए आवश्यक सभी तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित पोषण कहलाता है। मतलब उसको जितना चीज़ चाहिए, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब चाहिए, आवश्यक मात्रा में मिलेगा, तो वो उस तरह का पोषण जो होगा वो संतुलित पोषण कहलाएगा। अब पोषक जो आहार लेने पर आवाज़ या निर्जनक रोग होते हैं, कौन कौन रोग होते हैं ये यहाँ पे जानेंगे। कौन कौन रोग होता है ये आप जान लीजिएगा। मानव शरीर कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं निम्न है। छुट्टी के वक्त तो यही मिलेगा। मानव शरीर में कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं निम्न है। इसको देखिए, हल्का कार्य करने वाला ऑप्शन है, हल्का कार्य करने वाला 200 कैलोरी, 2100 कैलोरी। ठीक है, आध घंटा कार्य करने वाला 3000 कैलोरी, 2500 कैलोरी। कठिन परिश्रम करने वाला 3600 कैलोरी, वो 3000 कैलोरी यूज करता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है भारत ही यूज करता है, भारत यूज करता है लौह स्तंभ में, मेहंदी बनाने में, हल्का कार्य करने में, सब में ये हेल्प करता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट थे। अभी हम नीचे एक और फिगर दिखाएंगे आपको। ये किससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि अंडा। सबसे पहले क्या है, अंडा है। उसके बाद से चिकन है, देखिए ये चिकन है। उसके बाद से लो फैट दे है। उसके बाद से पनीर, मछली, बादाम, दही, पम्पकिन, गोभी तथा दाल। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं सब मैं दिल्ली में बेच चुका हूँ और वहीं पे ये कर ही रहे थे। तो आई होप आपको ये समझ। देखिए प्रोटीन का सब ये क्या है, 10 पूरे जो प्रोटीन के स्रोत हैं।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो में जितनी भी जानकारी दी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी हो पाए। आई होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें। मिलेंगे फिर अगले टॉपिक में। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करके हमारा जो है संतुलित आहार पोषण पे ख़त्म हुआ है, संतुलित आहार पे ख़त्म हुआ है। इसमें 5 आ जाते हैं। अब नेक्स्ट जब चालू होगा, क्लासेस जब चालू होंगे तो इसी का अगला पार्ट मैं बना दूँगा। इसी का अगला पार्ट कल अपलोड हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था तो मैं 2 तारीख से ही वीडियो आपके लिए अपलोड कराने वाला था, लेकिन पानी की वजह से नहीं हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। तो कल फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। मस्त पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट स्टेज यानी कल। जय हिंद।